हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी एएनएम परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी एएनएम परीक्षा के लिए ही मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। आप के लिए मैं इस वीडियो में प्रश्नोत्तर वाले प्रश्न भी लिख सकता था, लेकिन उससे आपको ज़्यादा सहायता नहीं मिलती। इस वीडियो से आपको अच्छी सहायता मिलने वाली है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, एक टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान हेतु किए जाने वाले क्या क्या कार्य है। टीकाकरण के लिए कार्य योजना बनाना, माइक्रो प्लान तैयार करना, वैक्सीन कैरियर और लॉजिस्टिक, टीकाकरण सतह स्थल पर समय से पहुंच जाना, ड्यूल अपडेट करना, टीकाकरण सत्र की तैयारी करना, लाभार्थियों के साथ संचार विचार करना, ड्रॉप आउट की लिस्ट बनाना, आशा और आंगनवाड़ी के साथ समन्वय स्थापित करना, ICDS सुपरवाइज़र के साथ समन्वय स्थापित करना। इसमें देखिए, माइक्रो प्लान उच्च जोखिम वाले क्षेत्र, इसमें आपको बताया गया है कि हाई रिस्क एरिया क्या होता है। हाई रिस्क एरिया से मतलब यहाँ दुर्गम क्षेत्र वाले स्थान, जो स्थान हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवा ले जाने में बाधित होते हैं, ऐसे शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से स्लम एरिया, निर्माणाधीन स्थल, ईंट भट्टा, कोल्लू, ये सब जोखिम भरे क्षेत्र हैं और यह HRA यानी हाई रिस्क एरिया कहलाता है। आपको इस सभी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न कई बार उस परीक्षा में पूछा गया है कि हाई रिस्क एरिया कौन से होते हैं, अतः इनकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। ये यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिन बीमारियों के टीके हम लगाते हैं वो 12 बीमारी आज की डेट में है, जिसमें TB, हेपेटाइटिस B, पोलियो, डिप्थीरिया, परटूटीस, टेटनस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप B, रोटा वायरस, निमोनिया, खसरा, रुबेला और जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस मीन जेई का टीका। आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि जो जेई का टीका है वो उत्तर प्रदेश के केवल 10 जिलों में ही लगाया जाता है, सभी जिलों में यह टीकाकरण नहीं किया जाता। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब कुछ टीकों की जानकारी। BCG का टीका, यह हमें TB की बीमारी से बचाता है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन होती है और यह टीका जन्म के तुरंत बाद से लेकर के 1 साल के भीतर तक दिया जा सकता है और इसको इंट्राडर्मल बाईं ऊपरी बाह में दिया जाता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस B का टीका, जिसे कि हम बर्थ डोज भी कहते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बर्थ डोज केवल 2 मानी जाती है, एक तो पोलियो की 0 डोज और दूसरा हेपेटाइटिस बर्थ डोज, जो कि 24 घंटे के भीतर लग जानी चाहिए और यह इंट्रामस्कुलर बाएं मध्य जांघ में दी जाती है। पेंटावेलेंट टीका, जैसा कि आपको जानते हैं कि पेंटावेलेंट में 5 बीमारी होती है, जिसमें डिप्थीरिया है, परटूटीस है, टेटनस है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप B है और यह हमें इन 5 संक्रमण से बचाता है तथा छठे, 10वें और 14वें महीने में बच्चों को दिया जाता है। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यह भी एक पोलियो का टीका है। वो पोलियो की वैक्सीन होती है जो कि ओरल दी जाती है और ये पोलियो का टीका है जो कि बच्चे के बाह में दिया जाता है और छठे और 14वें सप्ताह में इंट्राडर्मल दिया जा सकता है। इसको हम 1 साल तक दे सकते हैं। यह टीका बच्चे के ऊपरी बाह में लगाया जाता है, जैसे कि हम BCG लगाते हैं ठीक उसी प्रकार। इसके बाद आता है हमारा रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है एक तरह के ओरल वैक्सीन है, जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है और इसकी 5 बूंदें बच्चे को दी जाती है और यह गंभीर दस्त और निर्जलीकरण से हमारे बच्चों को बचाता है, जो कि छठे, 10वें और 14वें सप्ताह में दिया जा सकता है। हम इसको 1 साल के भीतर ही दे सकते हैं और ध्यान रखिए यह ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद है MR यानी मीजल्स रूबेला का टीका। यह खसरा और रूबेला बीमारी से बच्चों को बचाता है। इसकी 2 खुराक दी जाती है, एक पहली खुराक 9 से 12 महीने में और दूसरी खुराक 16 महीने में दी जा सकती है और यह 5 साल तक बच्चों को दिया जा सकता है। यह ऊपरी बाहमर सबकुटेनियस दिया जाता है। DPT का टीका, DPT का टीका या तो
अगर हम पेंटावेलेंट किन्हीं बच्चों को नहीं देते हैं, जो बच्चे हमारे 1 साल से बड़े होते हैं और फिर टीकाकरण कराने आते हैं, तब हम उनको डीपीटी की फर्स्ट डोज से शुरू करते हैं और बूस्टर टीका 16 माह से 24 माह तक दिया जाता है तथा हम इसको 7 वर्ष तक दे सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें 6 वर्ष लिखा है, लेकिन डीपीटी का टीका हम 7 वर्ष तक दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर बाह्यमध्यजांग का बाहरी हिस्सा। इसके बाद हमारा जो टीकाकरण है, इसमें डीपीटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। डीपीटी बहुत से बच्चे हमारे ऐसे आते हैं जो कि 1 साल के बाद हमारे सत्र स्थल पर आते हैं, तो तब हम उनको डीपीटी की पहली खुराक, दूसरी खुराक और तीसरी खुराक देते हैं, जिनमें कि 28 दिन का गैप रखते हैं। उसके बाद फिर हम उनको 6 महीने के अंतराल पे डीपीटी बूस्टर देंगे। पीसीवी का जो टीका है वो न्यूमोकोकल बीमारियों से बचाता है। इनमें सबसे गंभीर निमोनिया, मेनिंजाइटिस और रक्त प्रवाह का संक्रमण है। यह कब दिया जाता है? छठे 14वें सप्ताह में दो पहली खुराक और 9वें से 12 सप्ताह में पीसीवी की बूस्टर खुराक दी जाती है। 1 साल के भीतर दिया जाता है ये टीका। जेई का टीका, जापानी इंसेफेलाइटिस, इसको दिमागी बुखार का टीका भी कहते हैं, मस्तिष्क का ज्वर से बचाता है और पहली खुराक 9 से 12 महीने में तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने में दी जाती है। यह 15 वर्ष तक हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर बाह्यमध्यजांग के बारे से, जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि यह उत्तर प्रदेश के केवल 10 जिलों में ही दिया जाता है। विटामिन ए की खुराक, विटामिन ए रतौंधी बीमारी से बचाती है। पहली डोज 9 से 12 महीने में और दूसरी डोज 16 से 24 महीने में दी जाती है। दोनों डोजों के मध्य 6 माह का अंतराल होता है। पहली डोज जो है वो 1 ml, यानी कि 1 ml का मतलब होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और उसके बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है और यह हमें 6 माह के अंतराल पर दी जाती है। 5 साल तक हम इसे बच्चों को देते हैं प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक। इसके बाद आते हैं 4 महत्वपूर्ण संदेश जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह सभी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाने वाली है। इसका क्रम भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि इसका क्रम है कौन सा है। अगर आप इसका क्रम सही ढंग से याद कर लेंगे तो हो सकता है कि यह परीक्षा में पूछा जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा। इसके बाद देखिए वैक्सीन को रखने का तरीका। इसमें MR, जेई, रोटावायरस और OPV हमेशा आइस पैक के ऊपर रखी जाती है और इसके अलावा जो वैक्सीन बचती है वो सब बाहर रखी जाती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ओपन वायल पॉलिसी कौन कौन सी है। ओपन यानी रोटावायरस, BCG, MR और को छोड़कर बाकी सभी ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत आती है। ओपन वायल पॉलिसी क्या है? जो कि यूज करने के बाद भी हम 28 दिन के भीतर उनको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम ओपन वायल पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई गई है कि हम एक सत्र का वर्कलोड किस प्रकार निकाल सकते हैं। आपको बताया गया है कि 1000 जनसंख्या पर यदि 25 लाभार्थी हैं तो उनको 17 से गुना करके, यानी हम एक बच्चे को 17 प्रकार के इंजेक्शन देते हैं तो 17 से गुना करके 425 का वार्षिक लक्ष्य आ जाता है हमारे पास, और 425 को 12 से डिवाइड करके 35 का हमारे पास मासिक लक्ष्य आ जाता है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। AD सीरींज कौन सी होती है और कितने प्रकार की सीरींज होती है जो हम सत्रों पर यूज करते हैं। सामान्यतः हमारे पास में 3 प्रकार की सीरींज होती है, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.1 ml और 5 ml। 5 ml की जो सीरींज होती है वो डिज़ोल्व करने के काम आती है, यानी कि पानी और डाइल्यूट और वैक्सीन को घोलने के काम आती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले समय में मैं और आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो बना सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।